बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की पार्टी ने एक तो बड़ा काम डाल दिया है और इसका जवाब देना पड़ेगा इम्पोर्टेड सरकार को। ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब ना तो शहबाज शरीफ के पास है, ना उसकी कैबिनेट के पास है और ना इनको लाने वालों के पास है। बल्कि अगर ये सवाल उठाया गया और कानूनी नुक्ता नज़र से उठाया गया तो शरीफ ख़ानदान को इसकी पॉलिटिकल कीमत भी देनी पड़ेगी और वैसे भी उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी कानूनी नुक्ता नज़र से भी। एक खबर ये आपको मैं बताऊंगा, दूसरा को बताऊंगा कि यूक्रेन और अमेरिका की जो मुश्तरका लड़ाई है रूस के ख़िलाफ़, उसमें रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका ने अब तक क्या किया है, ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि जब आपको पहले मैं रिपोर्ट कर रहा था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितने इलाके ले रहा है, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एक पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई, हालात पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की तरफ चले गए, तो हमें अपनी पड़ गई और हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कवरेज करना हमने शुरू कर दी। जो यूक्रेन का और रशिया का मामला था इंटरनेशनल, जिसके ऊपर हम रोज़ाना एक वीडियो बनाते थे और देखते थे कि रूस कहाँ तक पहुँचा, यूक्रेन क्या कर रहा है, अमेरिका कहाँ मदद कर रहा है, चाइना किधर खड़ा है, ये जब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे वो फिर पीछे कहीं रह गया। आज उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताना शुरू करूँगा आज से और वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो एक और ख़बर ये है कि रूसी सदर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान में भी पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, अगर पाकिस्तानी उस पैगाम को रिसीव करें तो पहली खबर शुरू करते हैं। यूक्रेन को अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक ने अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, ये सबसे बड़ी खबर इस लड़ाई के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए बुध को नेटो ममालिक और इत्तेहादी मुल्कों की एक मीटिंग हुई थी, ये जो बुध गुजरा इसमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोलनबर्ग ने कहा था कि इत्तेहादी यूक्रेन को भारी हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले निज़ाम की फराहमी जारी रखेंगे। 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद से यूक्रेन को कम से कम 28 ममालिक से अरबों डॉलर मालियत के हथियार और फौजी साजो सामान मिल चुका है। हथियार फराहम करने में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने वाले 28 ममालिक में से 25 नेटो के ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका और बरतानिया सरफहरिस्त हैं। सबसे ज़्यादा हथियार ये दोनों मुल्क दे रहे हैं और ये कीव को जदीद तरीन हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और दीगर बहुत सारी चीज़ें फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुल्क हथियार दे रहे हैं उनमें तुर्की, स्वीडन, स्पेन, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे, मकदूनिया और नीदरलैंड, लक्समबर्ग और लिथुआनिया, इटली, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और क्रोएशिया, ये ममालिक इसके अंदर शामिल है जो हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को। तो बहुत बड़ी तादाद में ममालिक, जिनमें 25 मुल्क तो नेटो के हैं, 3 नेटो के बाहर के हैं, ये सारे हथियार दे रहे हैं किसको, यूक्रेन को, लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ। और जिस पागलपन के साथ ये हथियार दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि रशिया को बिल्कुल दीवार के साथ लगाने का प्लान है, लेकिन रूस का भी अपना प्लान है, वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और वो बहुत बड़े दिल के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी फतह हासिल की है। ये हथियार रशिया का क्या बिगाड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और रशिया ने क्या जो अचीव करना था वो कर लिया है, इनके ऊपर हम रोशनी डालते जाएंगे वीलॉग्स के अंदर। चीज़ें दोबारा से क्योंकि सामने लेकर आनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। यूक्रेन को कौन से हथियार मिले हैं, ये बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका, यूरोप उनको दे रहा है या नेटो दे रहा है कि इनसे आप लड़ो तो रशिया को आप शिकस्त दे सकते हो। तो देखें, टैंक्स वगैरह अब नहीं मिल रहे और टैंक मिलने भी नहीं चाहिए क्योंकि टैंक्स आउटडेटेड हो चुके हैं। हमने गुज़िश्ता साल जब लड़ाई हुई अज़रबैजान की और आर्मीनिया की, तो हमने ये देखा कि टैंक्स का काम ख़त्म हो गया। टैंक्स अब काम नहीं करते। एक ड्रोन जो है वो 10 टैंकों के ऊपर भारी होता है। तो अब जो हथियार दिए जा रहे हैं, ज़रा ये देख लें आप, यूक्रेन को भेजी जाने वाली फौजी इमदाद और हथियारों के साथ साथ मज़ीद जदीद आलात भी शामिल हैं। इन हथियारों में आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स और एंटी टैंक वेपन्स, 455 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, 800 से ज़्यादा ड्रोन्स तैयार है। ये जो ड्रोन्स हैं इनमें बहुत सारे तुर्की के बने हुए हैं, 12 आपको बताता हूँ वो कौन से हैं। तो 800 से ज़्यादा ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, 20 के करीब हेलीकॉप्टर हैं, 108 हुटीजर हैं और छोटे हथियार मौजूद हैं। 51 मिलियन गोला बारूद के यूनिट हैं, 51 मिलियन, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ 10 लाख के करीब जो है वो
छोटे गोले हथियार जो फेंकने वाला एमुनिशन है वो दिया गया है, और साथ ही साथ K220 आर्टिलरी राउंड्स भी दिए गए हैं, और बॉडी आर्मर ये भी साथ शामिल है। एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और एंटी टैंक वेपन कौन से हैं? कंधे से फायर, कंधे पे रख के जो फायर करते हैं लॉन्चर, उसको मैन पैड सिस्टम कहते हैं, वो भी इनको दिया गया है। और इसके अलावा हार्पून एंटी शिप मिसाइल दिया गया है, स्टिंगर मिसाइल दिए गए हैं, जेवलियन एंटी टैंक मिसाइल दिए गए हैं, मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिया गया है, चीता एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिया गया है, और यूक्रेन के पास ये रखवाए गए हैं सारे हथियार। कुछ शराइत भी हैं इन हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए, और वो ये हैं कि ये हथियार कभी भी जाकर रूसी सरजमीन पर नहीं गिरेंगे। अगर वहां जाके गिरते हैं तो फिर रशिया की इन मुल्कों के साथ जंग शुरू हो जाएगी, और ये सारे मुल्क रशिया से नहीं लड़ना चाहते। ये सारे मुल्क चाहते हैं कि यूक्रेन इन मुल्कों के हथियारों के साथ इनकी लड़ाई रूस के खिलाफ लड़े। यही हथियार हम देते हैं, जो वहां पे लड़ने वाले हैं वो यूक्रेनी होने चाहिए, और वो लड़े रूस के साथ, और हम हथियार दे देते हैं। लेकिन रशियंस के साथ हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नौबत नहीं आनी चाहिए। तो रशिया को मैक्सिमम एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन्स जो है वो तुर्की के जो बैरक्तार TB2 ये जंगी ड्रोन्स हैं, ये तुर्की के, और तुर्किश ड्रोन आपको याद होगा इस्तेमाल किए थे आर्मीनिया के खिलाफ। आजरबाईजान ने उनको बड़ी कामयाबी मिली थी, वो तुर्की और इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका के बनाए गए फैंकस घोस्ट टैक्टिकल ड्रोन्स और पोबा बगैर पायलट के फजाई निजाम ये यूक्रेन के हवाले किए गए ड्रोन्स में शामिल है। हेलीकॉप्टर भी दिए गए हैं, और अमेरिका ने और चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को Mi-24 हमलावर हेलीकॉप्टर भेजे हैं। छोटे हथियारों में बहुत सारे ममालिक यूक्रेन को खुद कार राइफलें दे रहे हैं, मशीन गनें दे रहे हैं, असॉल्ट राइफल्स दे रहे हैं, स्नाइपर राइफल्स दे रहे हैं, सब मशीन गन्स दे रहे हैं, पिस्तौल और गोला बारूद भेज रहे हैं। ज़्यादातर मुल्क जो हैं, जो 25, 27, 28 मुल्कों के नाम आए हुए हैं, ज़्यादातर वही हैं जो क्लाशनकोफें भेज रहे हैं, M4 भेज रहे हैं, इसी किस्म की जो छोटी राइफलें होती हैं खुद कार चलने वाली, या पिस्टल्स हैं या उनकी गोलियां हैं, वो ये चीज़ें भेज रहे हैं। जो मेन हथियार देने वाले हैं वो आपको पता है कि फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, ये वो ममालिक हैं जो ज़्यादा और बड़े हथियार फ्राहम कर सकते हैं। चेक रिपब्लिक एज वेल। अब इसके अलावा पिछले हफ्ते बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को M270 एक से ज़्यादा लॉन्च करने वाले रॉकेट सिस्टम देगा, जो 80 किलोमीटर तक दूर अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब यहां पे तस्वीर भी मौजूद है मेरे पास, जो हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को। अमेरिका ने कौन कौन से हथियार दिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अमेरिका ने जो टोटल मदद का ऐलान किया है हथियारों की मद में और वैसे भी यूक्रेन के लिए, वो $24 अरब की मदद है। ये बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान में टोटल जो चाइना की इन्वेस्टमेंट थी वो $46 अरब थी। टोटल इन्वेस्टमेंट पूरा पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। लेकिन ये सिर्फ लड़ाई के लिए, आप ये देखें, किसी मुल्क को तरक्की के लिए, तामीर के लिए $54 अरब नहीं देंगे। लड़ाई के लिए किसी मुल्क को $54 अरब दे देंगे, वो लड़ाई में इनका बेनिफिट, मुनाफा बहुत बड़ा होता है। और यूक्रेन को ये पैसे फिर वापस भरने भी पड़ेंगे मुख्तलिफ सूरतों में। आज तो वो जंग लड़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें चाहिए। तो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद ये दिया है अमेरिका ने। 5 दिए हैं आर्टिलरी रडार, 2 फिजाई निगरानी के रडार दिए हैं, 1000 जेवलियंस और 50 कमांड लॉन्च यूनिट्स दिए हैं, 6000 एंटी आर्मर हथियार दिए हैं, 15,000 155 mm आर्टिलरी राउंड्स दिए हैं, 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर दिए हैं, 15 टैक्टिकल गाड़ियां दी हैं, और स्पेयर पार्ट्स और दीगर सामान भी उन्होंने साथ फराहम किया है अमेरिका ने। जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने बारहा मगरबी ममालिक से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन को मजीद हथियार दें और जदीद हथियार दें। 1 जून को जो बाइडन इंतजामिया ने कहा कि वो यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम सिर्फ इस शर्त के ऊपर देंगे कि हमारा कोई भी जो मिसाइल है या हमारा रॉकेट है वो रूसी हद के अंदर जाकर नहीं गिरेगा, सरहद के पार कहीं रूस के इलाके में जाकर नहीं गिरेगा। सिर्फ रूसी अफवाज को अगर निशाना बनाना है तो वो यूक्रेन की सरजमीन के अंदर उस रॉकेट को इस्तेमाल करें, वरना ये तो अमेरिका की रशिया के साथ एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा एक हाई टेक रॉकेट लॉन्चर, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, वो भी उन्होंने दिया है, जो 80 किलोमीटर की रेंज में अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब ये वो हथियार हैं जो दिए गए हैं रूस के खिलाफ यूक्रेन को। रशिया के जो सदर हैं उनका एक बहुत बड़ा बयान आया जो मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में है। और याद रखिएगा, अभी भी यूरोप रूस से गैस और तेल ले रहा है। रूस ने नई मार्केटें ढूंढ ली हैं जिनमें चाइना, भारत और जो एशियन मार्केट है उसको अब वो कैप्चर कर रहा है और उनको सस्ता फ्यूल दे रहा है। यहाँ पे उसको किराया भी कम पड़ता है,
तो इस मार्केट को काबू कर रहा है रशिया, गैस के लिए, फ्यूल के लिए, फ्यूचर की मार्केट के लिए। तो भारत और चाइना तो ले रहे हैं उनसे, पाकिस्तान ने जो है वो बुजदिली दिखाई है, इवन श्रीलंकन दलेर निकले हैं वो भी ले रहे हैं। रूसी सदर का बड़ा बयान ये है कि अमेरिका दलेर हुक्मरानों वाले मुमालिक को धमका नहीं सकता। अब ये बयान उन्होंने किसी के लिए भी दिया हो, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सच साबित होता है। सुने जरा बयान, फिर आप खुद ही फैसला कर लें। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के साथ ताउन करने वाले इन ममालिक को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता जिनकी क़यादत मजबूत रहनुमा कर रहे हैं। ये कोई खबर नहीं है कि जो भी ममालिक रूस के साथ काम जारी रखना चाहते हैं और रूस के साथ काम कर रहे हैं वो अमेरिका और यूरोप की जानिब से दबाव का शिकार नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि इन ममालिक को अमेरिका की जानिब से ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी इंडिया को, चाइना को, ये सेंट्रल एशिया के मुल्कों को या यूरोपियन ममालिक को रूस के साथ कारोबारी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका दबाव में डालता है, और वो ये रूसी सदर कह रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ममालिक के रहनुमा मजबूत हैं उन्हें धमकाया नहीं जा सकता, जैसे इमरान खान को वो नहीं धमका पा रहे थे। सदर पुतिन का कहना था कि अमेरिका कभी कभी बराह रास्त धमकियों पर उतर आता है, जैसा कि पाकिस्तान को भी एक साइफर आ गया था। लेकिन इस तरह की ब्लैकमेलिंग का मतलब मजबूत लीडरों के ज़ेरे क़यादत ममालिक के खिलाफ कुछ भी नहीं है, जो अपने मुल्क के अपने कौमी मफादात को दूसरों के मफादात पर फोकियत देते हैं। ये बात इमरान खान ने क्या कहा थोड़े दिन पहले, वही बात की जो आज रूसी सदर कह रहा है। इमरान खान ने कहा कि भाई मैं दुनिया को ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ था, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना था, यहां पे मुझे वोट पड़े थे, मैंने अपने लोगों के मफाद के लिए काम करना था, या मैं अमेरिका के और यूक्रेन के और रूस के और बाकी मुल्कों के मफाद के लिए काम करता रहता। तो ये बात कर रहे हैं कि जो लोग अपने मुल्क का मफाद देखते हैं, लेकिन इस तरह की ब्लैकमेलिंग का मतलब मजबूत लीडरों के ज़ेरे क़यादत ममालिक के खिलाफ कुछ भी नहीं निकलता, उनको नहीं ब्लैकमेल किया जा सकता। वो अपने मुल्कों के मफाद का सोचते हैं, दूसरों के मफाद का नहीं सोचते। उन्होंने मजीद कहा कि रूस ऐसे ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग देगा। यानी ये पाकिस्तान को जो उन्होंने ना किया ना चिट्टा इनकार कि दौड़ जाओ, कोई नहीं है तेल, भाग जाओ यहां से, तुम वही लोग हो ना जिनकी हुकूमत थी पहले और तुम लोगों ने गैस का मुआहदा हमारे साथ नहीं किया था अमेरिका के कहने के ऊपर, और अब तुम आ गए हो तेल लेने के लिए, तो दौड़ जाओ यहां से। तो वो उन्होंने अब प्रैक्टिकली ये बताया है कि ऐसे ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन करेगा जो मुल्क अमेरिकी दबाव के बावजूद हमारे साथ चलना चाहेंगे और उनके साथ मनसूबों को फ़रोग देगा। रूस इन ममालिक के साथ ताउन जारी रखेगा जो दबाव के बावजूद रूस में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यानी कार्रवाइयों में मुराद है कि तजारत, लेना देना, कारोबार, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने जारी रखी हुई हैं। तो ये रशियन प्रेसिडेंट का एक पैगाम है, समझा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सच साबित होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने जो आपको पहले खबर दी थी, एक बिजली गिरा दी है पीडीएम की हुकूमत के ऊपर, या खासतौर पर शरीफ खानदान के ऊपर। उन्होंने एक खत लिखा है और एक मामला उठा दिया है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क दौरे में मुजरिम बेटे को इजलासों में हिस्सा बनाने का मामला उठा दिया है। दिलीप अब्बास ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को अलग अलग खतूत अरसाल किए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे में मुजरिम बेटे को इजलासों का हिस्सा बनाने का मामला उठाया गया है। खत में कहा गया कि 28 अप्रैल को वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब गए। इश्तिहारी बेटे सलमान, शहबाज और हुसैन नवाज सरकारी वफद में दिखाई दिए। अदालतों को मतलूब ये दोनों इश्तिहारी सऊदी वली अहद से भी मिले। दिलीप अब्बास ने कहा कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में अदालत को मतलूब हैं। हाल ही में सलमान शहबाज के वारंट्स दोबारा जारी हुए हैं। आइन और कानून के पासबान के तौर पर चीफ जस्टिस मामले की तहकीकात का एहतमाम करें। खत में कहा गया कि 2018 में नवाज शरीफ को एवनफील्ड मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि दिसंबर 2018 में अल अज़ीज़िया स्टील मिल मुकदमे में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा कि मुकदमात की अदम पैरवी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है और वज़ीर आज़म ने सजा याफ्ता मुजरिम से भी मुलाकात की है और अपने हलफ से रूगर्दानी की है। इसहाक डार नामी इश्तिहारी से मुल्की सियासी और माशी मामलात पर मुशावरत की जा रही है। अब ये बड़ा सीरियस इशू है। वो इश्तिहारी है, वो तुर्की के दौरे पे जा रहा है, वहाँ पे स्टेट प्रोटोकॉल ले रहा है। इश्तिहारी है, सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, स्टेट प्रोटोकॉल ले रहे हैं। बरतानिया में इनको मेली स्टेट प्रोटोकॉल रहा है, वहाँ नवाज शरीफ एक मफरूर इश्तिहारी और मुजरिम है, उससे जाके वज़ीर आज़म मिलता है और मुशावरत करता है। और फिर उसके बाद जो है वो इसहाक डार, वो भी एक इश्तिहारी लंबे अरसे से, और वो पाकिस्तान की इकॉनमी के मुशावरत कर रहे हैं। वो हालांकि इसहाक डार को बिल्कुल ही साइडलाइन किया हुआ है, क्योंकि मौजूदा जो आपका मिनिस्टर है फाइनेंस का, उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इस्टेब्लिशमेंट ही उसको लाने वाली है।
और उसको एस्टेब्लिशमेंट ही सपोर्ट कर रही है, जबकि इसहाक डार से एस्टेब्लिशमेंट नाराज है और वो इसहाक डार को बिल्कुल किसी किस्म के मामले के अंदर नहीं आने देना चाहते। ये एक जंग पार्टी के अंदर भी चल रही है, आने वाले दिनों में ये साबित हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि मेरे हाथ कुछ चीज़ें लगी हैं, उनको मैं स्टडी कर रहा हूं। करने के बाद बहुत जल्द आपको बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए कितने बड़े बड़े सवालात खड़े होने वाले हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।